यहाँ पर केस स्टडी देखो क्या है, इकोनॉमिक रिफॉर्म रेफर्स टू द डेलिब्रेट चेंजेस इन इम्प्लीमेंटेड इन अ कंट्रीज इकोनॉमिक पॉलिसी स्ट्रक्चर टू प्रमोट एफिशिएंसी ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक रिफॉर्म का मतलब क्या है, तो जब हम किसी कंट्री के इकोनॉमिक पॉलिसीज और स्ट्रक्चर के अंदर किसी भी तरह का मेजर चेंज करते हैं ताकि इकोनॉमी के अंदर एफिशिएंसी को प्रमोट किया जा सके, ग्रोथ को प्रमोट किया जा सके और इकोनॉमी की स्टेबिलिटी को मेंटेन रखा जा सके, तो वो हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म कहलाता है। These reforms aim to address specific economic challenges, stimulate growth, enhance efficiency, and create favorable condition for sustainable development. ये जो रिफॉर्म्स होते हैं इनका एम क्या होता है, तो मेनली देखो जो कंट्री इकोनॉमिक चैलेंजेस को फेस कर रही है उनको एड्रेस करना, उनको सॉल्व करना, ग्रोथ को स्टिमुलेट करना, साथ के साथ एफिशिएंसी को इंक्रीज करना। जैसे कि आपको पता है कि 1991 के अंदर हमारी इकोनॉमी की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी, जिसके लिए हमें 1991 के अंदर इकोनॉमिक रिफॉर्म जो है लेकर आने पड़े थे, ताकि जो भी चैलेंजेस थे उनको हम सॉल्व कर पाए, हमारी इकोनॉमी की जो एफिशिएंसी है उसको जो है हम इंक्रीज कर पाए। ठीक है, अब इस केस स्टडी से रिलेटेड यहाँ पर कुछ क्वेश्चन जो है हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी वर नोटिस ड्यूरिंग द 1991। तो 1991 के अंदर हमारी इकोनॉमी की जो हालत थी वो काफी ज्यादा यहाँ पर खराब हो गई थी। तो इसमें से कौन सी यहाँ पर सिचुएशन आपको इंडियन इकोनॉमी की देखने को मिली थी 1991 के अंदर, यानी कि इकोनॉमिक रिफॉर्म के आने से पहले। पहला देखो क्या, इन्फ्लेशन क्रॉस डबल डिजिट 11.3%। ठीक है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है कि 1991 के अंदर 1991 के अंदर हमारी इकोनॉमी की जो इन्फ्लेशन थी वो काफी ज्यादा यहाँ पर बढ़ गई थी, 11.3% हो गई थी, और पहली बार देखा गया था कि जो इन्फ्लेशन है वो हमारे डबल डिजिट्स के अंदर। ठीक है, उसके बाद कंट्री का जो फिस्कल डेफिसिट है वो भी काफी ज्यादा यहाँ पर इंक्रीज हो गया था, जो कि उस समय था जीडीपी का 8.4%। द पब्लिक सेक्टर वाज गिवन डोमिनेंट पोजीशन इन इकोनॉमी। इकोनॉमी के अंदर जो पब्लिक सेक्टर है उनको डोमिनेंट पोजीशन यहाँ पर दी जाती थी, यानी कि ज्यादातर जो सेक्टर्स थे वो पब्लिक सेक्टर के लिए जो है रिजर्व करके रखे गए थे, प्राइवेट सेक्टर को इतने ज्यादा मौके नहीं दिए जाते थे। तो ये भी सिचुएशन जो है वो फेस की गई थी। फॉरेन रिजर्व्स आर मेंटेन्ड एट वेरी हाई लेवल। तो ये जो सिचुएशन है वो फेस नहीं की गई थी, क्योंकि देखो जो फॉरेन रिजर्व थे वो काफी ज्यादा जो है वो कम हो गए थे, और इस हद तक कम हो गए थे कि हमारे पास सिर्फ 2 हफ्तों के लिए इंपोर्ट करने के लिए फॉरेन एक्सचेंज जो है वो रह गया था। ठीक है, और इन सभी चीजों की वजह से हमने 1991 के अंदर जो है इकोनॉमिक रिफॉर्म लेकर आए थे। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ये 3 सिचुएशन आपको देखने को मिली थी 1991 के अंदर इकोनॉमिक रिफॉर्म से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंट्रोड्यूस इन इंडिया 1991। ठीक है, तो 1991 के अंदर जो हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लेकर आए थे इसमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव उसका था। पहला, एड्रेस इन्फ्लेशन, करेक्ट पेमेंट इम्बैलेंसेस टू अचीव स्टेबिलिटी। तो जो इन्फ्लेशन है उसे हमें कम करना है, साथ के साथ हमारा जो पेमेंट इम्बैलेंस है उसे हमें जो है वो करेक्ट करना है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा कैश इनफ्लोज को हमें इंक्रीज करना है। उसके बाद फोस्टर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड बिल्ड सफिशिएंट फॉरेन एक्सचेंज ग्रोथ। तो इकोनॉमिक ग्रोथ को हमें यहाँ पर प्रमोट करना है, साथ के साथ जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं उन्हें भी हमें सफिशिएंट अमाउंट में जो है अपने पास मेंटेन करके रखना है। ठीक है, फैसिलिटेट द रिस्ट्रिक्टेड इंटरनेशनल फ्लो ऑफ गुड्स, कैपिटल, सर्विसेज, टेक्नोलॉजी, ह्यूमन रिसोर्सेज। तो ये हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो नहीं होता, क्योंकि देखो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर हमने ग्लोबलाइजेशन को इम्प्लीमेंट किया था, और उसका एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था कि ये जो इंटीग्रेशन है दूसरी कंट्रीज के साथ उसको इंक्रीज किया जा सके, और यहाँ पर फ्री फ्लो ऑफ गुड्स, कैपिटल और सर्विसेज का किया जा सके। ठीक है, तो यानी कि इंटरनेशनल फ्लो ऑफ गुड्स, कैपिटल, सर्विसेज को हम इंक्रीज करना चाहते थे, ना कि रिस्ट्रिक्ट करना चाहते थे। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव जो है वो नहीं। उसके बाद एनकरेज इंक्रीज पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट एंटिटीज इन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। तो जो प्राइवेट एंटिटीज है उसकी पार्टिसिपेशन को हम इंक्रीज करना चाहते थे, तो ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव होगा। तो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, यानी कि ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको सेकंड बना देते, तो ऑप्शन है हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। तो पहला, दूसरा और चौथा ये हमारे 3 ऑब्जेक्टिव थे, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव थे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इन इंडियन इकोनॉमी, इन इंडिया इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन ईयर 1991,
for faster and better economic growth. It was initiated by Narasimha Rao government for the sake of building people trust in the Indian economy. The three main pillars of this economic reform were, ठीक है। तो देखो जो इकोनॉमिक रिफॉर्म लेकर आए गए थे उसके तीन इंपॉर्टेंट पिलर थे, यानी कि तीन चीजों के ऊपर गवर्नमेंट को काम करना था। वो तीन इंपॉर्टेंट पिलर यहाँ पर कौन से थे? पहला लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन या फिर नेशनलाइजेशन। तो फटाफट से इसका आंसर बता दे, इसका आंसर क्या होगा कि हमारे जो इकोनॉमिक रिफॉर्म थे उसके तीन इंपॉर्टेंट पिलर्स कौन से थे? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन या फिर नेशनलाइजेशन। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? बिल्कुल से यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन ये तीन मेन पिलर्स हैं, ठीक है। अब इनका मतलब क्या है? सबसे पहले बात करते हैं लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन के अंदर गवर्नमेंट ने जो अननेसेसरी कंट्रोल्स और रूल्स इंप्लीमेंट किए हुए थे इकोनॉमी के अंदर प्राइवेट सेक्टर के ऊपर, उसको जो है गवर्नमेंट ने रिमूव कर दिया। जैसे कि एक बेस्ट एग्जांपल दूं तो इकोनॉमिक रिफॉर्म के आने से पहले कोई भी पर्सन बिजनेस करना चाहता था तो उसे पहले बिजनेस करने के लिए लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ती थी। पर जैसे लिबरलाइजेशन यहाँ पर आया तो ये जो लाइसेंस लेने की रिक्वायरमेंट थी इसको यहाँ पर गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया, यानी कि हम बिना लाइसेंस के किसी भी तरह का बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। हालांकि कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज सेक्टर थे जहां पर आज के टाइम में भी लाइसेंस लेना जो है वो जरूरी होता है। तो लिबरलाइजेशन को लाने का मेन पर्पस यही था कि गवर्नमेंट को थोड़ा सा लिबरल होना है और जो अननेसेसरी रूल्स एंड रेगुलेशंस और कंट्रोल उसने इकोनॉमी के अंदर इंप्लीमेंट किए हैं उसे रिमूव करना है, ताकि जो बिजनेसमैन है वो आसानी से इजिली जो है अपने बिजनेस को परफॉर्म जो है वो कर सके। उसके बाद है प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन के अंदर हमारी जो गवर्नमेंट है उसने प्राइवेट सेक्टर को ग्रोथ, मतलब प्राइवेट सेक्टर को इंक्रीज करने के मौके यहाँ पर काफी ज्यादा दिए। तो प्राइवेटाइजेशन के अंदर जो प्राइवेट सेक्टर है उसको हम ज्यादा अपॉर्चुनिटी जो है वो प्रोवाइड करने लगे। प्राइवेटाइजेशन के अंदर सबसे पहले गवर्नमेंट ने क्या किया, जो पब्लिक सेक्टर्स थे जो रिजर्व किए गए हुए थे, मतलब ऐसे सेक्टर जो कि पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व किए गए थे उसको ओपन कर दिया गया था प्राइवेट सेक्टर के लिए, यानी कि प्राइवेट सेक्टर अब वहां पर बिजनेस जो है वो कर सकते हैं। साथ ही साथ ऐसे पब्लिक सेक्टर कंपनीज उसको सेल करके जो है वो प्राइवेट सेक्टर में जो है वो कन्वर्ट कर दिया गया था। उसके बाद है हमारा ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के अंदर हमारी जो इकोनॉमी है उसको ओपन कर दिया गया। ओपन करने का मतलब यहाँ पर क्या है कि बेसिकली अब जो है हम वर्ल्ड के जो बाकी कंट्रीज है उनके साथ भी जो है वो ट्रेड करना स्टार्ट जो है वो कर दिया था। तो ये तीन इंपॉर्टेंट पिलर्स थे हमारे किसके? इकोनॉमिक रिफॉर्म के। लिबरलाइजेशन के अंदर गवर्नमेंट ने अननेसेसरी रूल्स एंड रेगुलेशन को रिमूव किया। प्राइवेटाइजेशन के अंदर ज्यादा सेक्टर जो है वो प्राइवेट सेक्टर को अलॉट कर दिया। साथ ही साथ पब्लिक सेक्टर को भी प्राइवेट सेक्टर को सेल कर दिया ताकि प्राइवेटाइजेशन जो है वो हो सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लिबरलाइजेशन मींस रिमूविंग all unnecessary control restrictions like permits, license, codes imposed by government. Which of these action of government comes under the liberalization? इसमें से कौन सा ऐसा एक्शन है जो कि यहाँ पर लिबरलाइजेशन के अंदर आता है? पहला, commercial banks were granted autonomy to determine their own interest rate as responsibility previously held by the RBI, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर लिबरलाइजेशन लेकर आएगी जो हमारे कमर्शियल बैंक है उनको फुली ऑटोनॉमी यहाँ पर दे दी गई कि वो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट खुद से डिटरमाइन कर सकते हैं। यानी कि उन्होंने जो लोन दिया है उसके ऊपर उन्होंने कितना इंटरेस्ट चार्ज करना है, उन्होंने जो डिपॉजिट एक्सेप्ट किया है उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट पे करना है, इसको बैंक यहाँ पर खुद से जो है वो डिटरमाइन कर सकता है। इससे पहले ये काम आरबीआई का होता था। तो बिल्कुल ये लिबरलाइजेशन के अंदर आता है क्योंकि हमने इसे बैंकों को ऑटोनॉमी जो है वो प्रोवाइड कर दी। उसके बाद इंडियन इंडस्ट्रीज वर ग्रांटेड द लिबर्टी टू इंपोर्ट कैपिटल गुड्स एज पर रिक्वायरमेंट। पहले क्या होता था कि जो इंडियन इंडस्ट्रीज थी उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी कि वो लिमिटेड अमाउंट में ही कैपिटल गुड्स को इंपोर्ट कर सकते हैं, पर हमने आप खुली छूट दे दी इंडियन इंडस्ट्री को कि वो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है वो कैपिटल गुड्स इंपोर्ट कर सकते हैं। तो बिल्कुल ये भी लिबरलाइजेशन के अंदर ही आता है। लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स वर एलिमिनेटेड फॉर द प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर के लिए जो लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट थी उसको हमने एलिमिनेट कर दिया, तो ये भी लिबरलाइजेशन के अंदर आता है। सेवरल प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग्स वर प्राइवेटाइज्ड ट्रांसफरिंग देयर ओनरशिप टू प्राइवेट प्लेयर्स। तो बहुत सारे ऐसे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स थी जिनको हमने प्राइवेटाइज कर दिया, यानी कि हमने उनको प्राइवेट प्लेयर्स को जो है सेल कर दिया। तो ये एक्शन जो है वो प्राइवेटाइजेशन के अंदर जो है वो आता है, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन के अंदर क्या था कि हमें प्राइवेट सेक्टर की जो है डेवलपमेंट करनी है, प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा से ज्यादा मौके देने हैं। तो हमने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को प्राइवेट अंडरटेकिंग में कन्वर्ट कर दिया बाय सेलिंग टू प्राइवेट प्लेयर्स। तो ये हमारा प्राइवेटाइजेशन के अंदर जो है वो आएगा।
तो ये 3 एक्शन हमारे लिबरलाइजेशन के अंदर जो है आते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अंडर लिबरलाइजेशन लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स वर एलिमिनेटेड फॉर द प्राइवेट सेक्टर अंडर द लिबरलाइजेशन पॉलिसी, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री इन द प्राइवेट सेक्टर स्टिल रिक्वायर्ड लाइसेंस। तो लिबरलाइजेशन के अंदर हम प्राइवेट सेक्टर के लिए जो लाइसेंस लेने की जो रिक्वायरमेंट थी उसको हमने एलिमिनेट कर दिया, पर आज के टाइम में भी कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिनको लाइसेंस लेना जरूरी होता है। पहला है लिकर एंड सिगरेट, दूसरा है इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव, तीसरा है हजार्डस केमिकल्स और चौथा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो फटाफट से यहाँ पर बता दिया कि ऐसे कौन सी इंडस्ट्रीज है जहां पर आज के टाइम में भी लाइसेंस जो है वो लेना पड़ता है। लिकर एंड सिगरेट्स, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव, हजार्डस केमिकल्स या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? फटाफट से चैट बॉक्स में बता दिए इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा, यानी कि इन 3 इंडस्ट्रीज को अभी भी लाइसेंस लेने की जरूरत जो है वो पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, डैश इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग बिजनेस फ्रॉम पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर, इट मींस प्रोवाइडिंग द प्राइवेट सेक्टर मोर अपॉर्चुनिटीज व्हाइल लिमिटिंग द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। ठीक है, पब्लिक सेक्टर का यहाँ पर मतलब क्या है, जो हमारा गवर्नमेंट सेक्टर है। ठीक है, तो देखो एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर हम बिजनेसेस को पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट करते हैं, और इसके अंदर हम प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज जो है वो प्रोवाइड करते हैं, और पब्लिक सेक्टर का जो रोल है उसे हम कम कर देते हैं। ऑप्शन है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन या फिर नेशनलाइजेशन। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? फटाफट से चैट बॉक्स में बता दिए इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, प्राइवेटाइजेशन इज द करेक्ट आंसर। प्राइवेटाइजेशन के अंदर हम बिजनेसेस को प्राइवेट सेक्टर में जो है वो कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अंडर द प्राइवेटाइजेशन रिफॉर्म सेवरल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स वर प्राइवेटाइज्ड ट्रांसफरिंग देयर ओनरशिप टू प्राइवेट प्लेयर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज रिमेन रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर। तो देखो प्राइवेटाइजेशन के अंदर बहुत सारी पब्लिक सेक्टर जो है, मतलब बहुत सारे ऐसे सेक्टर जो कि पहले पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व करके रखे जाते थे, उसको हमने प्राइवेट प्लेयर्स के जो है वो के लिए जो है वो ओपन कर दिया था, यानी कि उन सेक्टर के अंदर अब प्राइवेट प्लेयर्स भी अपना बिजनेस जो है वो कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट यहाँ पर हमारी इंडस्ट्री थी जिनको अभी भी पब्लिक सेक्टर के लिए जो है रिजर्व करके रखा गया था, जहां पर प्राइवेट प्लेयर जो है वो बिजनेस नहीं कर सकते हैं। वो 3 इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज कौन सी है? ऑप्शन है माइनिंग ऑफ एटॉमिक मिनरल्स, रेलवे ट्रांसपोर्ट, एटॉमिक एनर्जी और लिकर एंड सिगरेट। तो फटाफट से यहाँ पर बता दिए ऐसी कौन सी 3 इंडस्ट्रीज है जो कि अभी भी पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व करके रखी गई है। माइनिंग ऑफ एटॉमिक मिनरल्स, रेलवे ट्रांसपोर्ट, एटॉमिक एनर्जी और लिकर एंड सिगरेट। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? फटाफट से चैट बॉक्स में बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो माइनिंग ऑफ एटॉमिक मिनरल्स, रेलवे ट्रांसपोर्ट और एटॉमिक एनर्जी ये अभी भी पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व करके जो है वो रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ग्लोबलाइजेशन रेफर्स टू द ओपनिंग ऑफ इकोनॉमी मोर टुवर्ड्स द फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड ग्लोबल ट्रेड, रिफॉर्म अंडर ग्लोबलाइजेशन इंक्लूड। ठीक है, तो देखो ग्लोबलाइजेशन के अंदर क्या होता है कि हम अपनी इकोनॉमी को क्या करते हैं, ओपन कर देते हैं, और हम वर्ल्ड की जो बाकी इकोनॉमीज है उसके साथ अपनी इकोनॉमी को इंटीग्रेट करते हैं, जिससे फ्री फ्लो ऑफ गुड्स और सर्विसेज का फ्री फ्लो जो है यहाँ पर हो सके। ठीक है, तो रिफॉर्म अंडर ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन ले आने के लिए यहाँ पर कौन कौन से रिफॉर्म जो है इंडियन गवर्नमेंट ने लेकर आए थे। पहला, टैरिफ्स पर लोअर। टैरिफ्स का मतलब यहाँ पर क्या है, जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे जो टैक्सेस लगाए जाते हैं वो टैरिफ्स होते हैं। ठीक है, तो इनको कम कर दिया गया, जिससे जो कस्टम ड्यूटीज है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे वो यहाँ पर कम हो गई, जिससे ज्यादा से ज्यादा ग्लोबल इन्वेस्टर जो है वो हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करने लग गए। द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी वाज ओरिएंटेड टुवर्ड्स लॉन्ग टर्म गोल्स। तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को इस तरीके से बनाया गया था कि हमें लॉन्ग टर्म गोल्स को जो है वो अचीव करना है, साथ के साथ हमें यहाँ पर एक ऐसी अप्रोच को अडॉप्ट करना है जिससे इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो इंक्रीज हो सके। ऑप्शन सी, द लिमिट ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट इक्विटी वाज रेज्ड अलाउइंग फॉर इंक्रीज पार्टिसिपेशन बाय फॉरेन इन्वेस्टर। तो यहाँ पर देखो जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट थी उसे भी हमने मतलब फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो है जो लिमिट हमने लगाई हुई थी उसे जो है वो इंक्रीज कर दिया है, जिससे फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो हमारी इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्ट जो है वो कर सकते हैं।
तो ये सारे के सारे रिफॉर्म जो है वो ग्लोबलाइजेशन के अंदर जो है वो लिए जाते हैं। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन डी इज आर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ दीज द नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इसमें से कौन सा हमारे यहाँ पर नेगेटिव इंपैक्ट होता है ग्लोबलाइजेशन का। ऑप्शन है फाइनेंशियल क्राइसिस, लॉस ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो फटाफट से यहाँ पर बता दीजिए कि ग्लोबलाइजेशन का कौन सा यहाँ पर नेगेटिव इंपैक्ट आपको देखने को मिलता है। फाइनेंशियल क्राइसिस, लॉस ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, या फिर ऑल ऑफ द अबव। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब ये कैसे पड़ता है, तो देखो सबसे पहले फाइनेंशियल क्राइसिस। अब क्योंकि देखो ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमारे जो इकोनॉमीज है वो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है और एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर किसी एक इकोनॉमी के अंदर कोई भी क्राइसिस आता है तो उसका जो है इम्पैक्ट दूसरी कंट्रीज की इकोनॉमी पे भी जो है वो पड़ता है, जिससे पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है फाइनेंशियल क्राइसिस जो है वो फैल जाता है। जैसे आपको याद होगा यूएसए के अंदर 2008 के अंदर जो है रिसेशन आया था, जिसका इम्पैक्ट वर्ल्ड के कई कंट्रीज पे पड़ा था, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन हो चुकी थी जिसकी वजह से ऐसा देखने को मिला था। ठीक है, उसके बाद लॉस ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री। अब क्योंकि देखो ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो फॉरेन कंपनीज हैं वो भी यहाँ पर इंडिया के अंदर आकर गुड्स प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, और जिससे क्या होता है कि उनके जो गुड्स होते हैं वो काफी सस्ते होते हैं, क्वालिटी उनकी अच्छी होती है, क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी होती है। तो उससे क्या होता है कि जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज होता है उनके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट जो है वो पड़ता है, क्योंकि लोग फॉरेन की चीजों को ज्यादा खरीदना जो है वो पसंद करते हैं, क्योंकि वो सस्ती भी होती है और क्वालिटी भी उसकी यहाँ पर अच्छी होती है। ठीक है, उसके बाद है प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम भी यहाँ पर अराइज हो जाती है, क्योंकि देखो जब हम ग्लोबलाइजेशन होता है तो देखो बहुत सारी जो कंट्रीज है उसकी जो टेक्नोलॉजी है उसको हम अडॉप्ट कर लेते हैं, और जब हम टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं, ज्यादा से ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज करते हैं, बिजनेसेस के अंदर मशीनों का ज्यादा यूज करते हैं, तो जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो यहाँ पर बढ़ जाती है, लोगों को काम मिलना जो है वो बंद हो जाता है। ठीक है,